हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्लास 5 की ईवीएस बुक का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस के क्वेश्चन आंसर उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। तो फटाफट हम चैप्टर पे चलते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, यानी अन्य चींटियों को कैसे पता चला कि ये जो चींटियां हैं वो उनके ग्रुप से नहीं है। तो इसका आंसर होगा जस्ट लाइक अस, यानी कि हमारी तरह। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, यानी कि जो एनिमल्स है, जानवर है, उनको भी उनके पास भी बहुत तरीकों के सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील, यानी कि वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं और फील कर सकते हैं, यानी एहसास कर सकते हैं। ड्यू टू दीज एबिलिटीज द आंट केम टू नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, यानी कि इसी एबिलिटी की वजह से जो चींटियां थी उनको पता चल रहा कि जो अन्य चींटियां हैं उनके ग्रुप से नहीं है। क्वेश्चन 2 है आपका, हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट, यानी कि जो गार्ड आंट है, जो रक्षक आंट है, वो कैसे चींटी को रिकॉग्नाइज यानी पहचानती है। तो इसका आंसर होगा सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, यानी कि कुछ जानवर अपने मित्रों को कैसे पहचानते हैं, दोस्तों को, उनकी स्मेल से। द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट बाय इट्स स्मेल, यानी कि जो रक्षक आंट है वो चींटी को उसकी स्मेल से पहचानती है। क्वेश्चन 3, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द आंट टू कम, यानी कि चींटी को आने में कितना समय लगा। तो इसका आंसर वो इट टुक 15 to 20 मिनट्स फॉर आंट्स टू कम, यानी कि चींटी को आने में 15 से 20 मिनट लग गया। क्वेश्चन 4 है, डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर, यानी कि एक चींटी एक बार में आई या फिर सब जो चींटियों का ग्रुप था वो एक साथ में आया। तो इसका आंसर है वन आंट केम फर्स्ट, यानी कि एक चींटी पहले आई। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड, यानी कि चींटियों ने खाने के साथ, भोजन के साथ क्या किया। तो इसका आंसर है आंट्स कैरीड द फूड टू देयर होल, यानी जो चींटियां थी उस खाने को कहाँ लेते गई, अपने छेद में जहाँ पे वो रहती थी। क्वेश्चन 6, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, यानी कि खाने के पास से फिर वो कहाँ गई थी। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, यानी कि वो अपने छेद के पास गई, वहां से जहाँ पे खाना पहले से उपस्थित था। क्वेश्चन 7 है, डू दे मूव इन अ लाइन, यानी कि क्या वो एक लाइन में चल रही थी। तो इसका आंसर होगा यस, दे मूव इन अ लाइन, यानी कि हाँ वो एक लाइन में चल रही थी। क्वेश्चन 8, नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द आंट्स मूव, यानी कि अब आपको ऑब्जर्व करना है कि चींटियां कैसे मूव करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंट्स क्लाइंब अप द पेंसिल बट मूव इन अ लाइन ओनली, यानी कि जो चींटियां हैं वो वैसे तो पेंसिल पे चढ़ जाती हैं लेकिन वो एक कतार में ही चल रही होती हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 9 है, नाउ यू कैन गेस व्हाई द आंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ, यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि अब जब चींटियों को रास्ता रोकते हैं तो वो वैसा क्यों बिहेव करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एज द आंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, यानी जब चींटियां चलती हैं तो वो अपने पीछे एक स्मेल छोड़ते हुए जाती हैं। द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे, यानी रास्ता ढूंढने के लिए जो अन्य चींटियां होती हैं उस स्मेल को, उस खुशबू को फॉलो करती हैं। सो व्हेन देयर पाथ वाज ब्लॉक्ड, यानी कि जब उनका रास्ता रोका जाता है, आंट्स ट्राई टू मेंटेन देयर ओरिजिनल पाथ, यानी जो चींटियां हैं वो अपना जो ओरिजिनल पाथ है उसको मेंटेन करने के लिए जो सेंट है, ठीक है, फॉलोइंग बाय फॉलोइंग द सेंट, यानी कि उस सेंट को फॉलो करने की कोशिश करती हैं जब उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। क्वेश्चन 10 है आपका, हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज, यानी कि क्या आपको कभी मच्छरों ने परेशान करा है। जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर, यानी कि आप सोचें कि उनको पता कैसे चलता है कि हम कहाँ पर हैं। तो इसका आंसर होगा मॉस्किटोज फाइंड अस बाय द स्मेल ऑफ आवर बॉडी, सोल्स ऑफ फीट एंड ऑल्सो बाय हीट ऑफ आवर बॉडी, यानी कि मच्छर हमें कैसे ढूंढते हैं, हमारी जो बॉडी है उसकी स्मेल से, हम लोग के जो पैर के तलवे हैं उससे, और जो हमारी बॉडी की हीट है उसकी वजह से वो हमको ढूंढ पाते हैं। क्वेश्चन 11 है आपका, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, यानी कि क्या आपने कभी देखा है कुत्तों को इधर उधर सूंघते हुए। व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्पेल, मतलब कि आपको क्या लगता है वो क्या सूंघने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन 11 का यस, आई हैव सीन डॉग्स स्निफिंग हियर एंड देयर, यानी कि कुत्तों को इधर उधर सूंघते हुए मैंने देखा है। जी हाँ, अ डॉग कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैड कम इनटू देयर एरिया बाय स्मेल ऑफ इट्स यूरिन, यानी कि कुत्ते कैसे पता कर लेते हैं कि उनके एरिया में कोई घुसा है दूसरे जानवर की यूरिन की स्मेल से। सो इन ऑर्डर टू चेक आउट वेदर एनी अदर डॉग हैज कम आउट और नॉट, यानी कि चेक ये जांचने के लिए कि कोई अन्य कुत्ता उनके इलाके में घुसा है कि नहीं, अ डॉग स्निफ्स हियर एंड देयर, यानी कि कुत्ता इधर उधर सूंघता हुआ चलता है। क्वेश्चन 12, इन व्हाट वेज
डू ह्यूमन बींग्स यूज देयर स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स, यानी कि जो कुत्ते की सूंघने की शक्ति है, तो इस सेंस से जो ह्यूमन बींग है यानी कि हम और आप हैं, तो इस डॉग की सेंस का हम लोग किस तरीके से बेनिफिट उठाते हैं। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 12 का, वी यूज द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स टू कैच क्रिमिनल्स, यानी कि हम लोग जो क्रिमिनल्स हैं यानी कि जिसने कोई क्राइम करा है तो उनको पकड़ने के लिए, रिकवर द स्टोलन गुड्स यानी कि चोरी किया हुआ सामान ढूंढने के लिए, सर्च आउट बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव यानी कि जो बम होते हैं या फटने वाली कोई चीज होती है उसको ढूंढने के लिए भी हम लोग डॉग्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जो पुलिस होती है या फिर आर्मी होती है, इनके पास स्निफिंग डॉग्स होते हैं जिनके पास स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि वो ढूंढ करके ये सब जैसे एक्सप्लोजिव्स हो गया, ये सब चीजें ढूंढने में काफी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 13 है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू, यानी कि आपको कब पता चला कि आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है यानी कि सूंघने की शक्ति है, ये आपके लिए लाभप्रद है, यानी कि आप इसका कुछ फायदा उठा सकते हैं। लिस्ट सम एग्जांपल्स, लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज गॉन बैड और दैट समथिंग इज बर्निंग, यानी कि आपको कुछ एग्जांपल्स देने, जैसे कि कोई अगर सामान खराब हो जाता है या फिर कोई सामान जल रहा होता है, तो ये आपको कैसे पता चलता है, ये आपके सूंघने की जो शक्ति है उसकी वजह से पता चलता है। तो इसी तरीके के आपको एग्जांपल्स देने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 13 का, बिसाइड्स स्मेलिंग द बैड फूड एंड द स्मेल ऑफ बर्निंग, आवर सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स अस टू चूज गुड फूड, यानी कि जो बिसाइड्स मतलब कि ये जो जलने की स्मेल होती है, उसके बाद खराब खाने की, इस ये सब के अलावा, ठीक है, हम लोग कैसे अपनी जो स्मेल की सेंस है उसका कैसे यूज करते हैं। स्मेल हेल्प्स अस टू चूज गुड फूड, यानी कि जो अच्छा खाना है, फ्रेश खाना है, वो हम सूंघ के पता कर लेते हैं। परफ्यूम्स, सोप, इंसेंस स्टिक्स एटसेट्रा, यानी कि जैसे कि परफ्यूम्स हो गया तो हम लोग इसकी स्मेल से पता करते हैं। सोप हो गया, सोप की स्मेल हम लोग ले सकते हैं, किस वजह से, जो हम लोग की सूंघने की शक्ति उसे। इंसेंस स्टिक्स क्या होता है, अगरबत्ती, ठीक है। एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट इफ एनी क्लोथ इज स्टिंकिंग ड्यू टू स्वेट, यानी कि हम लोग ये भी पता कर सकते हैं अपनी स्मेलिंग सेंस से कि क्या किसी कपड़े से बदबू आ रही है, किस वजह से, हमारे पसीने की वजह से। क्वेश्चन 14 आपका, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम, यानी आपको कुछ जानवरों के नाम बताने हैं जिनके आप स्मेल से जान जाएंगे कि वो कौन सा जानवर है। तो इसका आंसर होगा, we can recognize pet animals like dog, cat, cow, buffalo, goat, etc. by their smell, यानी कि हम कौन से जानवरों की पहचान कर लेंगे, जैसे पेट एनिमल्स जो होते हैं यानी जो पालतू पशु होते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, उनकी स्मेल से हम लोग पता कर सकते हैं बिना उनको देखे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 15 आपका है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। तो आपको ऐसे कॉलम बना लेने हैं, 2 कॉलम, जिसमें आई लाइक द स्मेल ऑफ और आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ। तो ऐसे करके आपको डिवाइड करना है। आई लाइक द स्मेल ऑफ में आपको 5 थिंग्स के नाम लिखने हैं जिसकी आपको स्मेल अच्छी लगती है, और आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ यानी वहाँ पे आपको जिस चीज़ की स्मेल आपको नहीं पसंद है उसके नाम लिखने हैं। तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे आई लाइक द स्मेल ऑफ फूड यानी कि मुझको खाने की स्मेल पसंद है, परफ्यूम जो होते हैं उसकी स्मेल पसंद है, फ्लावर्स की स्मेल पसंद है, जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं जो कि मेकअप के लिए यूज होते हैं उसकी स्मेल पसंद है, और इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती की स्मेल पसंद है। और आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ यानी कि मुझे किस चीज़ की स्मेल नहीं पसंद है, फिल्थ यानी कि गंदगी की। सेकेंड, डेड एंड डिकेइंग थिंग्स यानी कि मरी और सड़ती हुई चीज़ों की। ड्रेन्स यानी कि नालों की। गटर यानी कि जहाँ पे गंदगी इकट्ठा होती है, गटर, उसकी स्मेल नहीं पसंद है। बैड स्मेलिंग केमिकल्स, जो कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे गंदी सी बदबू आती है, वो सब चीज़ की मुझको स्मेल नहीं पसंद है। क्वेश्चन 16 है आपका, डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव अ सिमिलर आंसर्स, क्या आपके और आपके दोस्त का आंसर सेम है। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ, यस आवर आंसर्स आर मोर और लेस द सेम, यानी कि हाँ, हम लोग का जो आंसर वो थोड़ा बहुत सेम है। क्वेश्चन 17 है आपका, फ्रॉम द स्मेल ऑफ द क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स कैन यू से होम डू दे बिलोंग टू, यानी कि क्या आप अपने फैमिली मेंबर के कपड़ों की स्मेल से आप बता सकते हैं कि वो किसका कपड़ा है। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ एनी 2 मेंबर्स ऑफ योर फैमिली इन दिस वे, यानी कि आपको अपने फैमिली के किन्हीं 2 मेंबर्स के कपड़े पहचानने उसकी स्मेल से, आंख बंद करके। तो ये आप एक्टिविटी अपने घर पे कर सकते हैं। वैसे मेरा आंसर इसमें होगा यस, आई कैन रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ सम मेंबर्स ऑफ माई फैमिली
बाय स्मेलिंग देयर क्लोथ्स, यानी कि हाँ मैं अपने फैमिली मेंबर्स के कपड़ों की पहचान कर सकता हूँ केवल उसकी स्मेल से। आई रिकॉग्नाइज द क्लोथ्स ऑफ माई मदर माई फादर। हाँ हो सकता है कि आप अपने मदर और फादर के कपड़ों की स्मेल से पता लगा सके, क्योंकि जो मेल होते हैं उनका जो परफ्यूम होता है उसकी स्मेल अलग होती है, और जो फीमेल्स होती हैं उनके परफ्यूम की स्मेल ज़्यादातर अलग होती है। तो मे भी आप हो सकता है अगर आपके जो पेरेंट्स हैं अगर वो यूज़ करते होंगे परफ्यूम, तो आप ज़रूर बता पाएंगे कि वो किसका कपड़ा है बिना उनको देखे। क्वेश्चन 18 है, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स nappy, बट नाउ व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर, व्हाई डिड यू थिंक शी डिड दिस? जब सुशीला अपना जो उसका बच्चा है दीपक है, ठीक है, उसकी जो नैपी है यानी कि जो डाइपर है उसको जब वो चेंज कर रही होती है या साफ कर रही होती है, तो वो अपनी नाक को हाथों से बंद कर दबा देती है। लेकिन जब वो अपने बच्चे की नैपी साफ कर चुकी होती है तो उस समय वो अपनी नाक को नहीं दबाती, यानी कि जब अपने बच्चे को वो साफ कर रही होती है तब वो अपनी नाक को नहीं बंद करती अपने हाथों से। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर होगा वी ऑफन फाइंड अ स्मेल बैड व्हेन वी थिंक इट इज फ्रॉम समथिंग डर्टी। यानी कि पहले से हम लोग अपने दिमाग में ये चीज़ बना लेते हैं कि अगर कोई चीज़ बुरी है तो उसकी स्मेल गंदी होगी। तो वी ऑफन फाइंड अ स्मेल बैड व्हेन वी थिंक इट इज फ्रॉम समथिंग डर्टी, यानी कि किसी गंदी चीज़ से आने वाली स्मेल को हम लोग का दिमाग पहले से डिटेक्ट कर लेता है कि हाँ उसे बुरी स्मेल आनी आएगी। तो इफ़ यू मेक अप आवर माइंड वी मे नॉट बी सो ऑफेंडेड बाय सर्टेन स्मेल्स, मतलब कि अगर हम कभी कभी अपने आप को पहले से तैयार कर लें किसी चीज़ के खिलाफ, तो हो सकता है उसकी स्मेल हमको नहीं बुरी लगे। सो सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। यानी कि जब वो दीपक की नैपी जब चेंज कर रही होती है यानी साफ कर रही होती है, चेंज नहीं कर रही होती, क्लीन कर रही होती है, तब वो अपनी नाक को इसी वजह से बंद कर लेती है, क्योंकि उसने अपना दिमाग मतलब अपना मन बना लिया होता है कि ये नैपी जो है वो गंदी है, इसलिए इससे बुरी स्मेल आएगी, तो उससे बचने के लिए वो पहले से अपनी नाक को बंद कर लेती है। लेकिन जब वो अपनी बेटी को साफ कर रही होती है तो वो अपनी नाक नहीं बंद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 19, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज? यानी जब आप कचरे के ढेर के पास से गुजरते हैं तो आपको कैसा लगता है? उसके बाद थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग गार्बेज थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। यानी कि फिर आपको ये भी सोचना है कि आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो हम उस कचरे में से कचरा बीनते हैं, तो उनको कैसा लगता होगा। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 19 का, आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। यानी कि आपको जाहिर सी बात है आप जब भी कचरे के ढेर के पास से गुजरेंगे तो आपको इसकी स्मेल की वजह से आपको बुरा लगेगा, वहां पे अच्छा नहीं लगेगा। द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज मे नॉट फाइंड इट सो बैड बिकॉज वंस वी मेक अप आवर माइंड्स वी मे नॉट बी सो ऑफेंडेड बाय सच स्मेल्स। यानी कि जो बच्चे कचरा बीनते हैं या फिर कूड़े के ढेर के पास ही हमेशा रहते हैं, तो वैसे बच्चों को वो स्मेल बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग बना लिया है कि वो स्मेल खराब नहीं है, क्योंकि वो वहीं पे रह रहे हैं तो उनको हैबिट भी हो गई एक तरीके से, और उन्होंने उनका जो माइंड है वो पहले से मेकअप कर लिया है कि वो स्मेल उतनी बुरी नहीं है। क्वेश्चन 20 आपका, इज स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इज द इन द सेम वे? क्या आपको लगता है कि जो कोई स्मेल अगर है तो वो एक व्यक्ति के लिए बुरी है और एक व्यक्ति के लिए अच्छी है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक स्मेल सभी के लिए बुरी हो सभी के लिए अच्छी हो। तो वही पूछा गया आपको, स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? यानी कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो आदमी किसी स्मेल के बारे में जैसा सोचता है उसको वो स्मेल वैसी लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अ स्मेल इज गुड और बैड डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन थिंक्स अबाउट इट। यानी कि एक स्मेल किसी को अच्छी भी लग सकती है और दूसरे आदमी को वही स्मेल बुरी भी लग सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी एक स्मेल सभी को बुरी लगे और सभी को अच्छी लगे। तो स्मेल इज अ गुड और बैड डिपेंड्स ऑन हाउ ईच वन थिंक्स अबाउट इट, यानी कि आप उस स्मेल के बारे में कैसा सोचते हैं उस हिसाब से वो आपको अच्छी या बुरी लग सकती है, और ये सबके लिए अलग हो सकता है। क्वेश्चन 21, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैड आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक इन ह्यूमंस। यानी कि जैसे कि हम लोग की जो आंखें वो सामने की तरफ होती हैं, और जो चिड़िया होती हैं उनकी साइड साइड में आंखें होती हैं, क्योंकि बीच में उनकी बीक होती है यानी कि चोंच होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन 21 में, राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैड आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। यानी कि ऐसी चिड़िया का नाम बताएं जिसकी जो आंखें हैं वो साइड साइड में नहीं है बल्कि सामने है, किसकी तरह? इंसानों की तरह। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आउल, क्योंकि आपने देखा है जो आउल है उसका लगभग ह्यूमन जैसा बड़ा सा गोल सा फेस होता है और उसकी जो आंखें होती है वो एकदम सामने की तरफ होती है।
क्वेश्चन 22 है, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। यानी कि आपको कुछ बर्ड्स के नाम लिखने हैं जिनकी आंखें साइड्स में होती हैं, यानी कि बीच में बीक है और आंखें एक लेफ्ट और एक राइट साइड में है हेड के। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। यानी कि आपको ये भी बताना है कि जो उनकी आंखों का साइज है उनके जो सर है उसके कंपेरिजन में क्या छोटा है या बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 22 का, बर्ड्स लाइक क्रो, पिजन, पैरट, स्पैरो, ईगल एटसेट्रा हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। यानी कि ये जो बर्ड्स के हमने नाम लिए उनकी जो आंखें हैं उनके हेड्स में साइड में होती है, यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट में होती है, सामने की तरफ नहीं होती। द साइज ऑफ देयर आईज इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू देयर हेड। यानी कि अगर हम कंपेरिजन करेंगे चिड़िया के सर से तो उनकी आंखें सर से बहुत छोटी होती हैं। क्वेश्चन 23 आपका, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। यानी कि क्या आप ना बिना सर हिलाए आपने जो आपका अगर कोई दोस्त है ठीक है कुछ एक्ट कर रहा है तो क्या वो आप देख सकते हैं। तो अगर वो सामने रहता तब तो देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पीछे दोस्त खड़ा हो तो क्या आप उसको देख पाएंगे, तो नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन 24 है आपका, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। यानी कि आपको क्या करना है, अपनी जो दोनों आंखें उसको खुला तो रखना है लेकिन आप अपनी गर्दन को हिला नहीं सकते हैं और आपको अपने दोस्त का एक्शन देखना है। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज। यानी कि एक आंख बंद करने पे और एक दोनों आंखें खुली रखने पे क्या डिफरेंस हो जाता है किसी चीज को देखने में। तो इसका आंसर हो जाएगा द व्यूइंग एरिया इंक्रीजेज व्हेन वी सी विद बोथ आईज। यानी कि जब हम दोनों आंखों से देखते हैं तो जो देखने का जो एरिया होता है ठीक है, यानी कि आप ज्यादा दूर तक का यानी मतलब ज्यादा दूर तक का आप देख पाएंगे। आई कैन सी थिंग्स बेटर विद बोथ ऑफ माई आईज। यानी कि कोई भी, केवल आप ही नहीं, सभी कोई अगर अपनी दोनों आंखों से किसी चीज को देखता है तो वो ज्यादा दूरी तक का देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 है, नॉट टॉस अ स्मेल बार और क्वाइन एंड ट्राई टू कैच इट। यानी कि आपको क्या करना है, एक कोई सिक्का उछालना है, उसको कैच करने की कोशिश करनी है। और ये कैसे करना है, ट्राई दिस विद बोथ योर आईज ओपन। यानी कि एक बार तो आपको दोनों आंखें खुली रख करके ये ट्राई करना है, देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट। और फिर आपको एक आंख बंद करके उस सिक्के को उछाल करके फिर कैच करने की कोशिश करना है। और उसके आगे क्या पूछे, व्हेन वाज इट इजियर टू कैच। यानी आपके लिए ये चीज कब आसान थी कैच करने के लिए कॉइन को। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन बोथ आईज वर ओपन इट वाज इजियर टू कैच द कॉइन। यानी कि जब आपकी दोनों आंखें खुली होती हैं और तब आप अगर सिक्का उछालते हैं तो आप उसको आसानी से कैच कर सकते हैं। आप इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई भी कर सकते हैं घर में, सिक्के को उछाल करके दोनों आंखें खोल करके और एक बार एक आंख को बंद करके। क्वेश्चन 26 है आपका, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। मान लीजिए अगर आपकी जो आंखें हैं वो आपके कान की जगह पे होती तो कैसा रहता है। व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ। यानी कि तब आप क्या कर सकते थे जो अभी आप नहीं कर सकते अगर आपकी आंख कान की जगह होती। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ माई आईज वर इन प्लेस ऑफ माई ईयर्स। यानी कि अगर मेरी आंखें मेरे कान की जगह पे होती, आई वुड हैव बीन एबल टू सी ऑल द थिंग्स टू माई राइट एंड लेफ्ट क्लियरली। यानी कि मेरे लेफ्ट में और मेरे राइट में क्या चीज है तो वो मैं क्लियरली देख सकता था अगर मेरी आंखें कान की जगह पे होती। और उसके पीछे रीजन क्या है, अगर हम लोग को लेफ्ट या राइट देखना होता है तो उसके लिए हम लोग को अपनी गर्दन हिलानी पड़ती है। बट अगर कान की जगह पे अगर हम लोग की आंखें होती तो हम लोग बिना गर्दन हिलाए चीजें अपने लेफ्ट में क्या है राइट में क्या है उसको देख सकते, बस हमको सामने देखने के लिए अपनी गर्दन हिलानी पड़ती। क्वेश्चन 27 आपका, नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। यानी क्या आप गेस कर सकते हैं जो ईगल है, चील है, वो कितनी ऊंचाई से जमीन पे पड़ी रोटी को देख सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा द विजन ऑफ ईगल इज मच पावरफुल देन ऑफ आवर्स। यानी जो ईगल है उसका विजन हम लोग की जो आंखों की शक्ति है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, यानी कि वो हम लोग से बहुत ज्यादा देख सकती है दूरी तक का। एन ईगल कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1.5 और 2 किलोमीटर्स। यानी जो ईगल है जमीन पे पड़े रोटी के टुकड़े को कितनी दूरी से भी देख सकती है आसमान में, अगर वो 1.5 या 2 किलोमीटर ऊंचाई पे भी होगी तो भी वो रोटी के टुकड़े को देख सकती है। क्वेश्चन 28 आपका, द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। यानी आपको 10 जानवरों के नाम बताने जिनके आप कानों को देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सिंपली अपने अगल बगल भी बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जानवरों के, बट मैं यहाँ पे आपको आंसर दे देता हूँ।
जैसे कि काऊ, बफलो, ऑक्स, हॉर्स, डंकी, डॉग, डियर, एलिफेंट, रैबिट, मंकी, ये सब जानवरों के आपने कान जरूर देखे होंगे क्योंकि उनके कान बड़े होते हैं, कुछ के छोटे भी होते हैं वैसे। क्वेश्चन 29 है आपका, द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स, यानी अब आपको कुछ ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जिनके कान हमसे बड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द ईयर्स ऑफ एलिफेंट, रैबिट, काऊ, बफलो, ऑक्स, डॉग एटसेट्रा आर बिगर देन दैट ऑफ आवर्स। यानी आपको तो पता ही होगा हाथी के कान बहुत बड़े होते हैं, खरगोश के कान भी उसके शरीर के हिसाब से बड़े होते हैं, गाय के कान भी हमारे कान से बड़े होते हैं, बफलो जैसे कि भैंस हो गया, बैल हो गया, कुत्ता हो गया, इन सभी के कान हमारे कान से बड़े होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप किसी जानवर का नाम जानते हैं तो उसका भी नाम आप इन सब ऑप्शंस की जगह पे रख सकते हैं। क्वेश्चन 30 आपका, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। क्या आपको लगता है कि अगर किसी जीव का, जानवर का कान अगर बड़ा है तो क्या वो हमसे अच्छे से सुन सकता है, यानी बेटर वे में सुन सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आई थिंक देयर मे बी सम लिंक्स बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग, यानी कि मुझे लगता है कि जो हमारे कान का साइज है वो उससे मतलब डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को सुन सकते हैं। यानी कि अगर कान बड़ा है तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, और कान अगर छोटा है तो बड़े कान वाले के कंपैरिजन में हमको थोड़ा कम सुनाई देगा। तो ऐसा मुझको लगता है। द एनिमल्स विद लार्जर ईयर्स कैन हियर बेटर बिकॉज देयर ईयर्स कैन कलेक्ट मोर साउंड वेव्स। यानी जो हम लोग बोलते हैं तो उससे क्या क्रिएट होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुंह से क्या निकल रही है, साउंड वेव्स। तो अगर जो जो साउंड वेव को कैप्चर करने का जो एरिया अगर बड़ा होगा मान लीजिए, तो उसमें ज़्यादा साउंड वेव्स जाएंगी। अगर मान लीजिए हम लोग का जो अभी कान का साइज है, इससे अगर हम लोग का कान का साइज अगर बड़ा होगा तो उस पर ज़्यादा साउंड वेव्स टकराएंगी, तो ज़्यादा साउंड वेव अंदर जाएंगी तो हमको और क्लियरली सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 31 है, फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल, टेल वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ स्मॉल डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। यानी कि आपको क्या करना है इस एक्टिविटी के लिए, आपको अपने स्कूल के एक शांत जगह पे जाना है और आपको अपने दोस्त को एक डिस्टेंस पे, यानी कि थोड़ी दूरी पे जाकर के बहुत धीमी आवाज में कुछ बोलने के लिए कहना है। द रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली, यानी कि जब वो दोस्त आपका बोलेगा कोई चीज बहुत धीमी आवाज में तो उसको आपको सुनना है। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर्स एज शोन इन द पिक्चर, लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन सॉफ्टली एज बिफोर, इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो। यानी कि फिर क्या करना है, एक बार तो आपको नॉर्मली अपने कानों से सुननी है उसकी आवाज़ जो उसने धीमे से बोला है, और फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना है, आपको जो अपने हाथ हैं उनको अपने कानों के पीछे लगा लेना है और उसके बाद फिर वही चीज़ उसको उसी धीमी आवाज़ में बोलने के लिए दोबारा से कहना है। और फिर आपको बताना है कि आपको वो जो उसका बोला वाला है आपको कब अच्छे से सुनाई दिया, जब नॉर्मली आप डायरेक्टली अपने कान से सुन रहे थे या फिर अपने कानों के पीछे हाथ लगाने के बाद आपको वो चीज़ ज़्यादा क्लियरली सुनाई दी। तो इसका आंसर हो जाएगा When I put my hands behind my ears, the sound was sharper। यानी कि जब मैंने अपने हाथों को अपने कान के पीछे लगाया तब जाकर के मुझको वो चीज़ ज़्यादा क्लियरली सुनाई दी, तब मुझको वो चीज़ ज़्यादा क्लियरली सुनाई दी। क्वेश्चन 32 है, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग, कैन यू हियर योर ओन वॉइस। यानी कि अपने कानों पे हाथ लगा के आपको कुछ बोलना है, क्या आप अपनी आवाज़ को सुन पाएंगे वैसे? तो इसका आंसर हो जाएगा यस आई कैन हियर माई ओन वॉइस। यानी कि जब हम अपने हाथों से अपने कान को बंद करते हैं तो भी हम अपनी आवाज़ को सुन सकते हैं। क्वेश्चन 33 है, सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ईयर ऑन द डेस्क, टैप ऑन द डेस्क वंस अगेन विद योर हैंड, लिसन अगेन, वाज देयर एनी डिफरेंस इन द साउंड ऑफ द टैप। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक जो डेस्क है उसके पास बैठना है और उस डेस्क पे टैप करना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उस साउंड को सुनना है और फिर नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, अपने कान को डेस्क से लगा लेना है, डेस्क मतलब डेस्क के ऊपर अपने कान को लगाना है, उसके बाद वापस से उसी डेस्क पे आपको टैप करना है। फिर आपको जज करना है कि आपको साउंड कब ज़्यादा शार्पली सुनाई दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस व्हेन आई पुट माय ईयर ऑन द डेस्क द साउंड वाज शार्पर। यानी कि जब आप अपने कान को रखेंगे डेस्क पे और उसके बाद डेस्क को टैप करेंगे तो आपको साउंड जो है ज़्यादा क्लियरली सुनाई देगा। ये आप अपने घर पे या अपने स्कूल में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं खुद से, और आप बताएं कि आपको जो साउंड है कब ज़्यादा क्लियरली सुनाई दिया। क्वेश्चन 34 है आपका, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स, विच एनिमल्स। यानी कि क्या आप किसी जानवर को उसकी आवाज़ से आप पहचानते हैं, अगर पहचानते हैं तो वो कौन से जानवर है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस आई कैन रिकॉग्नाइज द साउंड्स ऑफ फ्यू एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, कैट, हॉर्स एटसेट्रा। यानी कि
जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़े की आवाज से मैं उस जानवर को पहचान सकता हूँ बिना उनको देखे। क्वेश्चन 35 है आपका, डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच एनिमल्स, यानी कि क्या आपको लगता है कुछ जानवर आपकी भाषा को समझ पाते हैं? अगर समझ पाते हैं तो वो कौन से जानवर है? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, ऑक्स, हॉर्स, पैरट एटसेट्रा कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेजेस एंड जेस्चर्स। यानी कि जी हाँ, मुझको लगता है कि जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, पैरेट, तो ये हमारे जो जेस्चर्स हैं, यानी कि जो हमारे हाव भाव हैं और हमारी जो बोली हुई चीजें हैं, उसको कुछ कुछ ये लोग समझ पाते हैं। क्वेश्चन 36 है आपका, जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. यानी कि आपको क्या करना है कि जैसे कि डॉल्फिन्स होती हैं और बर्ड्स होती हैं, तो वो तो बोल नहीं पाती हमारी तरह, तो वो क्या करती हैं, वो एक साउंड निकालती हैं, ठीक है। और जो साथ वाला जो उनका जीव होता है, यानी कि बर्ड्स हो गए या चाहे डॉल्फिन है, तो उनके साउंड से वो समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो वैसे ही आपको ऐसे साउंड वाली एक लैंग्वेज खुद की बनानी है। आपको और अपने दोस्त को आपस में डिस्कस कर लेना है कि मैं ऐसा साउंड जब निकालूंगा तो तुम समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और साउंड लैंग्वेज का आपको यूज करना है। और किसी अलार्मिंग सिचुएशन में, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर आ रहा है, ठीक है, और मान लीजिए पूरी क्लास बदमाशी कर रही है, तो फिर आपको एक ऐसा कोई साउंड निकालना है, ठीक है, जिससे कि आपके जितने भी साथी हैं वो अलर्ट हो जाए। तो इसमें क्या कहते हैं, हिंट मैं दे दे रहा हूँ इसके आंसर में। You and your friends can produce some sounds like beep beep or trin trin for a specific purpose, like when the teacher is coming to the classroom. यानी कि आप जैसे कि beep beep या trin trin करके एक कोई साउंड अपना मतलब डिसाइड कर सकते हैं। और इसको कब यूज करना है? एज अ सिग्नल, यानी कि इसको एक सिग्नल की तरह यूज करना है जब कोई टीचर क्लासरूम की तरफ आ रहा हो, तो आपको ये साउंड निकालना है और बाकी क्लास फिर समझ जाएगी उस साउंड से कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऑल द अदर्स विल फॉलो अकॉर्डिंग टू द अलार्म, यानी कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो आपके साउंड से फिर बाकी लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 37, हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस। यानी कि आपने कभी नोटिस करा कि ठंडे मौसम में कभी भी आप छिपकलियों को नहीं देख सकते? तो इसका आंसर क्या है, मतलब छिपकलियां नहीं दिखती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, आई हैव नोटिस्ड इट। आई थिंक टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड दे शिफ्ट टू द सम सेफ एंड कंडक्टिव प्लेस। यानी कि हाँ, मैंने ये चीज नोटिस करी कि ठंड में छिपकलियां नहीं दिखती हैं। उसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से कि क्योंकि ठंड रहती है तो वो अपने आप को एक सुरक्षित और गर्म जगह पे छुपा लेती हैं, इसलिए ठंड में छिपकलियां नहीं दिखती हैं। क्वेश्चन 38, व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट देम? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस। यानी कि जब आप किन्हीं जानवर को देखते हैं तो उनके बारे में कुछ आपके दिमाग में सवाल आते होंगे। तो क्या सवाल आते हैं? ऐसे आपको 10 क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी है। इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन 38 का, यस, व्हेन आई सी डिफरेंट एनिमल्स मेनी क्वेश्चंस अराइज इन माय माइंड। यानी कि जब मैं जानवरों को देखता हूं तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है कि आप हो सकता है ऐसा सोचते हो, कैन दीज एनिमल्स टॉक विद ईच अदर? यानी कि क्या ये जानवर आपस में बात करते होंगे? सेकंड हो सकता है क्वेश्चन आपके जो दिमाग में आता है, कैन दीज एनिमल्स अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज? क्या ये जानवर हमारी भाषा समझ पाते होंगे? क्वेश्चन 3 आ जाता होगा, कैन दीज एनिमल्स अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेज? यानी कि क्या ये जानवर आपस में एक दूसरे की भाषा को समझ पाते होंगे? क्वेश्चन 4 है, कैन दीज एनिमल्स अंडरस्टैंड वन अदर्स फीलिंग? यानी कि क्या ये एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाते होंगे? क्वेश्चन 5 आपके दिमाग में आ सकता है, हाउ कैन दीज एनिमल्स गेस द इमिनेंट नेचुरल कैलामिटी मच बिफोर इट हैपेंस? यानी कि ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई भी ऐसी कोई नेचुरल कैलामिटी, यानी कि जैसे आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप, इन सब चीजों की ये इन जानवरों को पहले से खबर क्यों हो जाती है और ये अलग अजीब सा बिहेव कैसे करने लगते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। क्वेश्चन 6 आपके दिमाग में ऐसा भी आ सकता है, हाउ मच यूजफुल आर दीज एनिमल्स? यानी कि ये जो जानवर है कितने यूजफुल हैं? ऐसा भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है जानवरों के बारे में। 7th भी ये हो सकता है, इफ देयर वर नो एनिमल्स ऑन द अर्थ व्हाट वुड हैव हैपेंड? यानी कि अगर दुनिया में कोई एक भी जानवर नहीं होता तो क्या होता? उसके अलावा हो सकता है, व्हाट विल हैपन इफ ऑल एनिमल्स आर किल्ड? यानी कि क्या होगा अगर सारे जानवर मार दिए जाएंगे तो? क्वेश्चन 9 ऐसा भी हो सकता है आपके दिमाग में आता हो, व्हेन सम एनिमल्स आर पेट एंड सम आर वाइल्ड? मतलब कि ऐसा क्यों है कि कुछ जानवर जो है वो पालतू है और कुछ जंगली है? क्वेश्चन 10 हो सकता है आपके दिमाग में आता हो, वाई डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स? यानी कि अलग अलग जानवरों की अलग फूड हैबिट्स, यानी कि खाने की आदतें क्यों होती है? यानी कि कोई प्लांट बेस्ड चीजें खाता है, कोई फिर एनिमल्स को खाता है, यानी कि वेज या नॉन वेज।
वैसी चीजें क्यों डिफरेंट होती है सभी एनिमल्स की फूड हैबिट। क्वेश्चन 39 है आपका, व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजर्स टू टाइगर्स इन द जंगल। मतलब कि आपको क्या लगता है कि जो टाइगर है उसको जंगल में किन चीजों का खतरा हो सकता है। तो इसका आंसर होगा द बिगेस्ट थ्रेट टू टाइगर्स इज फ्रॉम हंटर्स एंड पोचर्स हु किल देम फॉर देयर स्किन्स। यानी कि जो सबसे बड़ा खतरा है टाइगर्स को किनसे है, जो शिकारी होते हैं और जो पोचर्स होते हैं। यानी कि पोचर्स कौन होते हैं, जो एनिमल के किसी पार्ट के लिए उनको मार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द बिगेस्ट थ्रेट टू द टाइगर्स इज फ्रॉम हंटर्स एंड पोचर्स फॉर हु किल देम फॉर देयर स्किन्स। यानी कि जो टाइगर है उसकी स्किन के लिए उसको मारा जाता है, आपको पता होगा। ठीक है, तो उनको कौन मारता है, हंटर्स और पोचर्स मारते हैं, तो उनको सबसे बड़ा खतरा तो इन्हीं से है। बिसाइड्स दे आर थ्रेटेड बाई अदर पावरफुल एनिमल्स लाइक लायन। यानी कि टाइगर्स को और किससे खतरा है, शेर से भी खतरा है। डेंजर्स आर ऑल्सो फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स एंड द ग्रोइंग इम्बैलेंस इन द नेचर। यानी कि उनको और किस चीज से भी खतरा है, जैसे कि जो जंगल है उसमें मान लीजिए बाढ़ आ गई, ठीक है, या जंगल में खुद से कभी कभी आग लग जाती है। और जो ये इम्बैलेंस इन नेचर, यानी कि जो हम लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो ये सब चीजों से भी टाइगर को खतरा है। क्वेश्चन 40 आपका, कैन ह्यूमन बीइंग आल्सो बी थ्रेट टू एनिमल्स एंड हाउ। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, यानी कि हम और आप हैं, तो क्या हम भी टाइगर के लिए खतरा है, और अगर है तो किस तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, ह्यूमन बीइंग्स आर ऑल्सो थ्रेट टू एनिमल्स। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम और आप भी जो जानवर हैं उसके लिए खतरा है। ड्यू टू कंटिन्यूअस पोचिंग मेनी एनिमल्स हैव ईदर गॉट एक्सटिंक्ट और हैव कम टू द स्टेज ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कि क्योंकि इनकी कंटिन्यूअस पोचिंग हो रही है, यानी कि उनको किसी न किसी रीजन के किसी न किसी चीज के लिए उनको जो मारा जा रहा है, उस वजह से कुछ जानवर तो खत्म ही हो चुके हैं धरती पर से, और कुछ इस कगार पे आ गए हैं कि वो खत्म होने वाले हैं धरती पर से। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। यानी कि जो हाथी है उसको किस लिए मार दिया जाता है, जो हाथी के दांत के लिए। राइनोसोरस फॉर देयर हॉर्न्स। यानी कि जो गेंडा है उसको जो उसकी नाक पे जो सींग होती है उसके लिए मारा जाता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स फॉर देयर स्किन एंड सो ऑन। यानी कि जो टाइगर्स है, क्रोकोडाइल और स्नेक्स है, इनको किस लिए मारा जाता है, इनकी स्किन के लिए। मस्क डियर्स आर किल्ड टू प्रिपेयर सेंट फ्रॉम देयर मस्क। जो मस्क डियर है तो उसको किस लिए मारा जाता है, जो उसका मस्क है उसको यूज करा जाता है किस लिए, सेंट प्रिपेयर करने के लिए, जो परफ्यूम होता है वो प्रिपेयर करने के लिए। फर्दर ग्रोइंग ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव ओनली एग्रेवेटेड डेंजर्स टू दिस एनिमल्स। यानी कि जो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन है, जो हम लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जानवरों के खतरे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 41 है, वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। यानी कि और जो नेशनल पार्क्स है इंडिया में वो कहाँ कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर मेनी नेशनल पार्क्स इन इंडिया, सम ऑफ दीज आर। यानी कि बहुत सारे नेशनल पार्क्स इंडिया में, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है और जो राइनोसेरोस के लिए फेमस है, गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है, रणथंबोर नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, नागरहोल नेशनल पार्क जो मैसूर में है, पालामू नेशनल पार्क जो कि झारखंड में है। क्वेश्चन 42 है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। यानी कि आपको इनके बारे में एक रिपोर्ट बनानी है, किसके बारे में, तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया, टू प्रोटेक्ट देम आवर गवर्नमेंट हैज मेड मोर देन 75 नेशनल पार्क। यानी कि एंड मोर देन 425 सेंचुरीज। These cover about 4.5% of the total land area of the country and are spread from Jammu and Kashmir to Tamil Nadu and from Gujarat to Assam। तो यानी कि हम लोग को नेशनल जो पार्क्स हैं इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है। तो यहाँ पे क्या दिया, देयर आर मेनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। यानी कि जो भारत देश है यहाँ पे बहुत सारे जानवर और जो बर्ड्स हैं, ठीक है, इनकी बहुत सारी स्पीशीज है, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके की हम लोग के जानवर और चिड़िया पाई जाती है। टू प्रोटेक्ट देम और गवर्नमेंट हैज मेड मोर देन 75 नेशनल पार्क। यानी इनको बचाने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या करा है, 75 से ज्यादा नेशनल पार्क है भारत में, 425 से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, और ये जो एरिया जो कवर करती है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, तो ये पूरा जो इंडिया है उसका 4.5% जो एरिया है इन नेशनल पार्क और सेंचुरीज ने कवर कर रखा है। और ये कहाँ से कहाँ तक का स्प्रेड है, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु और गुजरात से असम तक का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज स्प्रेडेड है। क्वेश्चन 43 है, हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन द ईयर व्हेन दे सिंग।
वाई डू थिंक दे मे बी डूइंग दिस? यानी कि आपने कभी नोटिस करा होगा जो कुछ कुछ जो सिंगर्स होते हैं जब वो कुछ सुर लगाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, एक कान को अपने हाथ से ढक लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा वो क्यों करते होंगे? तो इसका आंसर है यस आई हैव नोटिस द सेम, या मतलब कि हाँ मैंने ये इस चीज को नोटिस करा है। I think they do so because after putting their hands on their ear, they not only protect themselves from the noise but also hear their own voice more clearly. This helps them to sing better. यानी कि हाँ मैंने इस चीज़ को नोटिस तो करा है कि वो जब भी सुर लगाते हैं या गाना गाते हैं तो एक कान को अपने हाथ से कवर कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो उनके आसपास की भीड़ होती है एक तो उसके साउंड से वो बचते हैं, और साथ ही साथ आप जब भी अपने कान को अपने हाथ से ढकेंगे और फिर अगर कोई भी चीज़ बोलेंगे या कुछ गाएंगे तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियरली सुनाई देगी। तो हो सकता है इस रीज़न की वजह से भी वो अपने कान को अपने हाथ से ढकते हो। क्वेश्चन 44 है आपका, गिव एग्जांपल टू शो दैट एनिमल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग साइट, हियरिंग एंड स्मेल। यानी कि आपको कुछ जो हम लोग की सेंसेस होती है, ठीक है, जानवर की कुछ सेंसेस हैं, तो हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है कि हम लोग से ज़्यादा जानवरों के पास है, जैसे कि उनकी सूंघने की शक्ति, उसके बाद फिर स्मेल करने की शक्ति और उनके देखने की शक्ति हम लोग से ज्यादा है। तो ऐसे कुछ कुछ हम लोग को एग्जांपल्स देने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल्स, यानी कि इस चीज को समझा जा सकता है इन फॉलोइंग एग्जांपल्स की वजह से। फर्स्ट एग्जांपल आपका हो सकता है वन डॉग कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पू। यानी कि एक कुत्ता ये पता लगा सकता है अपनी सूंघने की शक्ति से कि उसके इलाके में दूसरा कुत्ता आया है कि नहीं, किस चीज से, वो दूसरे डॉग के उसकी यूरिन या कि उसकी पेशाब से या फिर उसकी पॉटी से, उसको सूंघ करके वो जान सकता है कि उसके एरिया में कोई और डॉग आया है कि नहीं। क्वेश्चन इसका सेकंड एग्जांपल हो सकता है अ काइट कैन सी अ पीस ऑफ ब्रेड फ्रॉम अ हाइट ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर। यानी कि चील को हम लोग काइट भी बोलते हैं, तो वो 2 किलोमीटर की ऊंचाई से अगर वो रोटी के टुकड़े को देख ले रहा है तो इससे भी हमको पता चलता है कि जो एनिमल्स हैं उनकी साइट हमसे ज़्यादा अच्छी है। थर्ड आपका एग्जांपल हो सकता है सम एनिमल्स बिगिन टू बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर गेसिंग एनी नेचुरल कैलेमिटी। यानी कि भूकंप, बाढ़ या फिर आंधी तूफान, इसकी जो क्या कहते हैं जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं उनकी सेंसेस की, जो एनिमल्स की जो सेंसेस हैं हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनको पहले से इन चीज़ों का पता चल जाता है। फोर्थ एग्जाम्पल हो सकता है मॉस्किटोज फाइंड अ ह्यूमन बीइंग बाय द स्मेल ऑफ इट्स बॉडी ऑफ हीट और बाय द हीट ऑफ द बॉडी। यानी कि ये आपके मच्छर है, ठीक है, इनकी भी फिर सूंघने की शक्ति बहुत तेज है, क्योंकि ये तो अंधेरे में भी हम लोग की बॉडी की स्मेल से, पैरों की स्मेल से और हम लोग के जो बॉडी की हीट है उससे पता लगा ले रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे एक्चुअली। फिफ्थ है आपका अ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इज फीमेल मॉथ फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। यानी जो आपका सिल्क वॉर्म है, यानी कि जो रेशम का जो कीड़ा होता है, ठीक है, वो फीमेल सिल्क वॉर्म को बहुत कई किलोमीटर दूर से केवल उसकी स्मेल से उसको पता चल जाता है कि जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो कहाँ पे है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।